खबर ये आई है कि अभी आने वाला जो बजट है उसमें पाकिस्तान के दिफाई बजट में 6% का इजाफा किया जा रहा है और इसमें बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में जो ये इजाफा है क्या ये बहुत ज़्यादा है। हम इसका टोटल हुजम देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा दूसरे ममालिक से, स्पेशली भारत के साथ। हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या एक बहुत बड़ा बोझ है, और साथ ही हम देखेंगे कि ये कुल एक्सपेंडिचर का कितना % बनता है, इसको कम होना चाहिए या ज़्यादा। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी रिसर्च के साथ। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम हर साल बजट जब आता है पाकिस्तान का तो उस पर वीडियो बनाते हैं। हम उनके जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। जो फेडरल बजट होता है, हमने सूबों के हवाले से ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो वफाकी हुकूमत पेश करती है बजट, उसमें हम हर साल देखते हैं कि 4-5 बड़े बड़े खर्चे होते हैं। एक कर्ज़ों की अदायगी, एक डिफेंस, एक आपकी सिविलियन गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के जो सारे खर्चे होते हैं, पेंशन्स, तनख्वाहें वगैरह, गवर्नमेंट का जितना भी ये सारा सिस्टम है। और चौथा बड़ा खर्चा होता है PSDP यानी तरक्याती बजट। सूबों का अलग बजट होता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपके दिफाई बजट से। तो दिफाई बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो जारी करती है। 18वीं तरमीम के बाद जो मेन चीज़ें होती हैं ना गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे कि आपकी हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, वो ज़्यादातर अब सूबों के पास चला गया है। तो ये 4-5 बड़े बड़े खर्चे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट देखती है। तरक्याती काम, डिफेंस, कर्ज़ों की अदायगी और आपकी पूरी गवर्नमेंट के सेटअप को चलाना। तो पिछले कुछ सालों से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो टोटल एक्सपेंडिचर का तकरीबन 16 से 17% बन रहा है। ये एक एवरेज आ रही है पिछले 5-6 सालों से। यानी अगर आपकी किसी से डिस्कशन हो पाकिस्तान के दिफाई बजट के हवाले से, तो आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो कुल खर्चे होते हैं ना, उसका 17% हम अपने दिफा पर लगाते हैं। लास्ट बजट जो टोटल एक्सपेंडिचर था हमारे पास, यानी बजट जो था टोटल, वो 8.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट था, जिसमें डिफेंस के लिए हमने 1.37 ट्रिलियन रुपीस रखे थे। ये इसका 17% बनता है। भारत की बात करें तो उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनके टोटल एक्सपेंडिचर का तकरीबन 10% बनता है। तो इस हवाले से हम अगर टोटल एक्सपेंडिचर के हवाले से बात करें तो हम भारत से ज़्यादा खर्चते हैं अगर रेशो की बात करें। वीडियो के अगले हिस्से में भारत के हवाले से कुछ और भी कंपैरिजंस हैं और वो इससे टोटली डिफरेंट हैं, वो देखना मत भूलिएगा। तो इस बार भी दिफाई बजट में तकरीबन 6% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। यानी पिछले साल अगर 1.37 ट्रिलियन रुपीस था पाकिस्तान का दिफाई बजट, इस साल वो हो जाएगा 1.45 ट्रिलियन रुपीस, जो कि इजाफा बनता है तकरीबन 80 बिलियन रुपीस का। अब पाकिस्तान के दिफाई बजट को अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो ये तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स बनता है। ये अब पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, डॉलर तो एवरेज लगा लें, मतलब 8 के इर्द गिर्द ही है। 8 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान का दिफाई बजट है। अब ये वो दिफाई बजट है जो डायरेक्टली लगता है पाकिस्तान आर्मी के जो कई शोबे हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंटेलिजेंस वगैरह। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं जिनकी प्रॉपर डिटेल सामने नहीं आती, जिसमें मिलिट्री एक्विजिशंस होती हैं, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और रिटायर्ड अफसरान की पेंशन्स। ये चीज़ें इस 8 बिलियन डॉलर्स में नहीं हैं। तो चलें एक एस्टिमेटेड फिगर हम लगा लेते हैं थोड़ा अंदाजे से। जो मैं बता रहा हूँ ये खर्चे हमें नहीं पता, हम कह देते हैं कि 8 बिलियन डॉलर्स तो चलो ऑफिशियल है। हम कह देते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट है 10 बिलियन डॉलर्स। 10 बिलियन डॉलर्स, इसको आप इस फिगर को आप ज़रा जहन में रख लें। पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये जितने भी हिडन खर्चे हैं और ये सारे जो ओपन खर्चे हैं, ये सब मिला के। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में 10 बिलियन डॉलर का जो दिफाई बजट है, क्या वो बहुत ज़्यादा है? अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारत की, जो हमारा एक कन्वेंशनल राइवल है। वो उनका जो दिफाई बजट है वो है 70 बिलियन डॉलर्स, यानी हमसे सीधा साधा 7 गुना ज़्यादा उनका दिफाई बजट है। वैसे भारत का जो साइज़ है हमारे से वो 4 से 5 गुना बड़ा है, लेकिन दिफाई बजट उनका 7 गुना बड़ा है। इसके अलावा अगर पर सोल्जर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत हमारे से 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है अपने एक सोल्जर पर।
हमने सियाचिन पे 2 वीडियोस बनाई हुई हैं बड़ी डिटेल के साथ। उसमें भी हमने देखा था कि सियाचिन की जो बैटल है उसमें भी भारत का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है पाकिस्तान के मुकाबले में। इसके अलावा कुछ और बड़ी इकॉनमीज़ की बात करें तो चाइना का जो दिफाई बजट है वो है 230 बिलियन डॉलर्स। अमेरिका बहादुर का जो दिफाई बजट है वो 800 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। अब अमेरिका की आर्मी की बात करें तो उनके जो ऑन फुट सोल्जर्स हैं उनकी तादाद शायद कम है पाक आर्मी के सोल्जर्स की निस्बत, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है और उनके पास जो इक्विपमेंट है वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस हवाले से भी हमारी आर्मी डेफिनेटली बहुत पीछे है। ऑब्वियसली सारा खेल है पैसे का। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप जदीद से जदीद असलहा भी ख़रीद सकते हैं। हमने बहुत दफ़ा बात की हुई है मॉडर्न वॉरफेयर की। तो मॉडर्न वॉरफेयर में आपको जदीद असलहा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। कन्वेंशनल वॉरफेयर्स की बात करें तो वहाँ पर तो इंसानी जज्बा बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अब वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। उस मामले में अभी भी हम अमेरिका से आगे ही होंगे क्योंकि हमारे तो ऑफिशियल लोगों की तादाद जो सोल्जर्स हैं वो भी ज़्यादा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आपके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक्स, फाइटर जेट्स, आपके मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो कैसा है? उसमें डेफिनेटली अमेरिका बहादुर का कोई मुकाबला ही नहीं है। चाइना उसके पीछे पीछे जा रहा है। रशिया की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार है असला बनाने में। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट रैंकिंग्स में भी पाकिस्तान आर्मी का नंबर अक्सर टॉप 10 में आता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि महदूद रिसोर्सेज के बावजूद वो अपना उन्होंने एक लेवल बरकरार रखा हुआ है पाक आर्मी ने। हम तो आज भी पुराने अमेरिकन मेड F-16 में फंसे हुए हैं। अमेरिका आज लेटेस्ट F-35 तैयारे बना चुका है जो बहुत एडवांस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमेशा सिक्योरिटी की कोई ना कोई सिचुएशन होती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कुछ पॉलिसीज़ और हमारी लोकेशन की वजह से। वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा हमें मसले आते हैं, TTP वगैरह, और ईरान वाली साइड से BLA का मसला है। ईस्टर्न साइड पे चले जाएँ तो वहाँ पर भारत बैठा है जो एक हॉस्टाइल नेबर है, जो अपनी पूरी तोपों का जिनका रुख हमारी तरफ है। तो उधर इंडिया का थ्रेट है आपके पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पर। तो पूरा जो मुल्की दिफा है वो कई हज़ार किलोमीटर्स तक करना पड़ता है हमारी आर्मी को, और वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। तो यहाँ पर मतलब मैं क्या कहना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हमारा जो दिफाई बजट है वो इतना ज़्यादा नहीं है जैसे बात की जाती है। और ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा हुआ है कि पाकिस्तान का दिफाई बजट इनफ नहीं है। जो लोग बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का दिफाई बजट को कम होना चाहिए, मेरा अब उनके लिए क्या जवाब है? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट को इससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं साथ एक बात और भी कहता हूँ, और वो बात यह है कि उसके लिए पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकॉनमी है उसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। 300 बिलियन डॉलर्स वाली इकॉनमी में आप अन्यवार डिफेंस बजट नहीं बढ़ा सकते, ये है हकीकत। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी इकॉनमी का जो हुजम था वो 383 बिलियन डॉलर्स तक तो पहुंच गया। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमारी रियासत को। ये कांस्टेंट पॉलिटिकल बैटल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स खुद अपनी बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसमें क्लियरली लिखा था कि हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा इकॉनमी का साइज़ बढ़ाना, अपने लोगों को एम्पावर करना और उसके साथ साथ डिफेंस बजट में इजाफा करना। ये उसके मेन कंपोनेंट्स थे। पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो इसी साल के शुरू में लॉन्च की थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और ये सारे स्टेक होल्डर्स के मुशावरत के साथ तैयार की गई थी ये पॉलिसी। इसमें सबका इनपुट था, डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स का, मिलिट्री का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का। तो ये उसमें क्लियरली लिखा था कि हमें अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर काम करना है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी होगी। उसके साथ आप एक वीक इकॉनमी के साथ मिलिट्री का बजट नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आपका मुल्क तरक्की करेगा, उसके पास पैसा होगा, इकॉनमी का साइज़ बढ़ेगा, तब भी लोग खुश होंगे और उसके साथ आप अपना दिफाई बजट भी बढ़ा सकते हैं। अपने लोगों को खुश किए बगैर आप सिर्फ दिफाई बजट पर काम नहीं कर सकते। इसकी एक बड़ी आला एग्जाम्पल है चाइना।
चाइना एक गरीब मुल्क था आज से तकरीबन 50-60 साल पहले। उन्होंने अपनी इकॉनमी पर काम किया, अपनी इकॉनमी का साइज़ उन्होंने बढ़ाया, लोगों की जेब में पैसा डाला, उनकी टेबल पर उन्होंने फूड रखा, और आज वो कितनी पावरफुल मिलिट्री, उनकी मिलिट्री भी बहुत पावरफुल बन चुकी है। उनका डिफेंस आज नाकाबिले तस्खीर है, लोग भी उनके खुश हैं और उनका दिफाई बजट भी बढ़ा है, और वो अब अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा दिफाई बजट है, और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है चाइना। कुछ अरसे तक अमेरिका को पीछे वो छोड़ देंगी, एक्सपोर्ट्स में वो ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं अमेरिका को। तो जिस मुल्क में लोग खुश ना होना, उसका दिफा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल वहाँ पर दी थी इमरान खान ने, जब ये इवेंट हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च का। उन्होंने कहा था कि जब इस इलाके में इन्वेडर्स आते थे ना बाहर से, तो वो क्यों इतनी आसानी से फ़तह कर लेते थे इन एरियाज़ को। क्यों? क्योंकि जो रियाया होती थी वो अपने हुक्मरानों से खुश नहीं होती थी, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता था इन्वेडर्स की तरफ से, और वो फ़ौरन बगावत के लिए तैयार हो जाते थे। यानी लोग ही खुश नहीं थे, और जब लोग खुश ना हो ना अपने हुक्मरान से, तो बाहर के जो हमलावर होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है किसी भी इलाके पर कब्ज़ा करना। और इस बात को ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बाजवा साहब ने भी इंडोर्स किया था कि ह्यूमन सिक्योरिटी के बगैर मुल्क की दिफा नामुमकिन है। आजकल के दौर का ये तकाजा है कि आप सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलें, सारे फैसलों में उनको ऑन बोर्ड लें। वो दौर गुजर गए जब रात के अंधेरों में फैसले हुआ करते थे। अब लोग सब जानना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की वजह से। पिछले कुछ सालों में हमारी स्टेट ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसमें क्लियरली नज़र आया था कि उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी पर काम किया, मतलब लोगों का एहसास किया है। एहसास प्रोग्राम उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो इसमें गरीबों को उठाने के लिए कुछ इकदाम हुए थे एहसास के अंदर। उसकी आप डिटेल देख लें तो वो काफ़ी एक वसी प्रोग्राम था। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि आप गरीब ख़ानदानों को बस पैसे दे देंगे, उसमें और भी सोशल प्रोटेक्शंस दी गई थी, जैसे दूर दराज की जो गरीब औरतें हैं, मतलब आपके रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, उनके लिए बैंक अकाउंट्स वगैरह खोलना, इस तरह की बड़ी चीज़ें थी, काफ़ी प्रोटेक्शंस थी उसमें। इसके अलावा कोविड में जिस तरह हमारी स्टेट ने काम किया ह्यूमन सिक्योरिटी पर, लोगों को बचाया, इकॉनमी को बचाया, NCOC का क़याम जो हमने देखा जिसमें गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर बड़े ज़बरदस्त फैसले किए, वो एक बड़ी आला एग्जाम्पल है कि किस तरह स्टेट ने ह्यूमन सिक्योरिटी पर काम किया। इसके अलावा आपका जो हेल्थ कार्ड है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि स्टेट इस तरह के इकदाम करके बता सकती है अपनी कौम को कि हम काम कर रहे हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पर। ये बड़ा ज़रूरी होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग वैसे भी हमारा जो हमारा रीजन है ना, उसमें लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी इज़्ज़त दे दी जाए। तो अगर आप इस आवाम के लिए कोई कार्ड वगैरह निकाल देते हैं जिसमें उनको फ्री इलाज मिल रहा हो या फ्री इस तरह की सहूलियात मिल रही हो, तो वो आपके गुण गाएंगे। लेकिन आजकल जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें अवाम बड़ी शदीद नाराज़ नज़र आ रही है स्टेट के इदारों से। उनको ये गुस्सा है कि करप्ट लोगों को हमारे ऊपर क्यों बिठा दिया है। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि 2011-12 में लोग इनसे तंग आ चुके थे। यही लोड शेडिंग थी, अभी फिर लाइट गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोड शेडिंग थी और इतने ज़्यादा मसाइल थे, लोग इनको गालियाँ देते थे। अब लोग ये समझ रहे हैं कि स्टेट ने हमारे ऊपर इन लोगों को फिर वापस मुसल्लत कर दिया। स्टेट को अपने बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। इन लोगों के बारे में आम तासुर ये है कि बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, ये जो करंट रिजीम है आपका। अब UNDP की एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के हवाले से जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के एलीट तकरीबन 70% जो सब्सिडीज़ हैं वो खा जाते हैं, और वो तकरीबन $18 बिलियन बनती है। मतलब पाकिस्तान का बजट आप देख लें, थोड़ा सा है, उसमें $18 बिलियन एलीट खा जाती है सब्सिडीज़ में, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं, जिसमें प्रेफरेंशियल पर्क्स होते हैं, लैंड ओनरशिप होती है, इसमें आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, और आपकी आर्मी इसमें शामिल है। ये रिचेस्ट 1% जो है ना, ये जो टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं, ये मुल्क का 10% खा जाते हैं, मुल्क की इनकम का ओवरऑल 10%। और जो आपका गरीब तरीन तबका है उसको 0.16% मिलता है। तो ये इनइक्वालिटी है, ये वो स्टेट का बिहेवियर है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही हैं। लोग नाराज़ हैं इस वक्त स्टेट से। ये स्टेट को समझना पड़ेगा कि स्टेट को थोड़ी सी अपनी ऐशियाँ छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इस वक्त। आज अगर हम ये देख रहे हैं कि लोग इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या इसमें लोगों की गलती है? इसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ज़रा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब एनालाइज करना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर है और किसकी है। और हमने तो हमेशा यही सुना कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा नाराज़ हो जाए तो गलती हमेशा माँ बाप की होती है। तो जो बड़े होते हैं ना,
गलती हमेशा उन पर आयद होती है जो भी कोई ना कोई मसला होता है। तो स्टेट के बड़े इस वक्त स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं सारे, जितने भी टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं। आप अवाम को दोष नहीं दे सकते कि अवाम नाराज़ है या अवाम आपको बुरा भला कह रही है या अवाम तनकीद कर रही है। ये स्टेट को खुद अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र षानी करनी पड़ेगी। आवाम को दुश्मन समझने के बजाय उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जो खुद आपने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा है कि हमने सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर काम करना है, ह्यूमन सिक्योरिटी पर फोकस करना है, तब जाके ये सारे खर्चे पूरे होंगे, आपका दिफा वगैरह। एक ऐसा मुल्क जिसकी हर वक्त बैंड बजी होगी, उसकी क्या आर्मी और उसका क्या दिफा। बड़े बड़े मुल्क हमने देखे जिनकी आर्मीज बड़ी स्ट्रांग थी, चंद दिन नहीं लगे उनको घुटनों पर आने के लिए। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को प्रो पीपल पॉलिसीज अब बनानी पड़ेंगी। करप्ट हुक्मरानों से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। करप्शन को ख़त्म करना होगा। पेट्रियोटिक लीडरशिप को सपोर्ट करना होगा। जो 1% रिच एलीट इतना ज़्यादा रिसोर्सेज खा रही है, उस पर थोड़ा सा हाथ हल्का करना होगा। अवाम को हकूक देने होंगे। अवामी मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम चले। पाकिस्तान की सोशल स्टडीज़ की किताबों में हम पढ़ते हैं ना कि वो मुग़ल जो बादशाह थे या मुसलमान जो थे वो ऐशियों में पड़ गए और फिर बाहर से इन्वेडर्स आ गए और उन्होंने कब्ज़े कर लिए। ये अंग्रेज़ जब आ गए थे, तो इन ऐशियों में इतना मत पड़िए कि बाहर से कोई हमलावर आए और इस मुल्क पर काबिज़ हो जाए। ज़रा खौफ खुदा कीजिए। इकनॉमिक सिक्योरिटी पर काम होगा तो लोग भी खुश होंगे और आपका दिफाई बजट भी बढ़ेगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा होना चाहिए। ये कम है अगर आप कंपैरिजन करें, नहीं तो फिर हमसे भी बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ थे और उनके लीडर्स जो अपने आप को पता नहीं क्या बला समझते थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो हमने अगर अपनी हरकतें चेंज ना की तो खुदा न खास्ता हमारे साथ भी यही होगा। तो वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा होना चाहिए, या आपके ख्याल में जब तक इकॉनमी का साइज़ नहीं बढ़ता पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा नहीं होना चाहिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।